वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार यानी मार्केट विदाउट कंपटीशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे पॉइंट को सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट कोई भी थ्योरी आप लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं वो सारी चीज को नोट करना जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का टोटल 6 चैप्टर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कितना चैप्टर है? टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से ये आपका लास्ट चैप्टर है और टोटल हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसको एंड करने के बाद, इसको कवर करने के बाद हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नोट करना है आपको हर हाल में। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये एक कंपटीशन क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है जिसमें किसी संसाधन को, किसी चीज को पाने के लिए एक से अधिक आदमी क्या करते हैं? आपस में प्रतियोगिता करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीमित साधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज जो है, सीमित साधन या फिर वस्तु को या फिर कोई चीज को, पद को, यहाँ पद दे दिया गया है चीज की जगह, पाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी हमेशा वो लोग आपस में प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रतियोगिता कह सकते हैं, जैसे कि कोई सरकार अगर वैकेंसी निकाल रही है, कोई जॉब निकाल रही है, तो उसको पाने के लिए एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं, 2 3 4 5 6 मतलब 2 से अधिक आदमी क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? कंपटीशन यानी प्रतियोगिता कहलाएगा। यानी प्रतिस्पर्धा यानी क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक वस्तु को या फिर एक संसाधन को या फिर सीमित साधन को पाने के लिए, सीमित संसाधन, सीमित वस्तु, सीमित पद को पाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जो प्रयास करते हैं, यानी वही क्या कहलाएगा? कंपटीशन यानी प्रतियोगिता कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए रहित का मतलब क्या होता है? के बिना यानी फ्री ऑफ। अगर अभी आप क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप होगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल से अभी क्लास कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप मोबाइल सहित कहलाएंगे। अगर आप मोबाइल आपके पास नहीं है या मोबाइल अगर आप रख देंगे तो उस टाइम आप क्या कहलाएंगे? मोबाइल रहित। यानी रहित का मतलब क्या होता है? के बिना। रहित का मतलब क्या होता है? के बिना। और सहित का मतलब होता है के साथ। सहित का मतलब क्या? के साथ। और रहित का मतलब के बिना। ठीक है, यानी फ्री ऑफ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रहित का मतलब क्या हो जाएगा? के बिना या फिर के विहीन। जैसे धन रहित, धन के बिना, ज्ञान रहित, ज्ञान के बिना। तो इसका जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? सहित हो जाएगा, यानी इंक्लूडिंग इसको बोलते हैं। इसको फ्री ऑफ, इसको इंक्लूडिंग बोलते हैं। तो प्रतिस्पर्धा रहित। और बाजार का मतलब क्या हो जाता है? बाजार एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करके वस्तु का लेन देन करते हैं, वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, और क्रय शक्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रय शक्ति के माध्यम से, यानी परचेजिंग पावर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यानी जो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो किसके माध्यम से? कौन सा पावर के माध्यम से? क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति किससे आती है? मुद्रा से यानी करेंसी से आती है। तो चलिए बाजार को हम लोग डिफाइन करते हैं। बाजार क्या होता है? अर्थशास्त्र की भाषा में अगर देखा जाए तो बाजार का अर्थ हो जाएगा समग्र क्षेत्र, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया, जिसमें क्या होते हैं? किसी भी वस्तु यानी निर्गत जो फॉर्म से उत्पादन यानी जो फॉर्म से बन के निकलता है उसको क्या बोलते हैं? निर्गत बोलते हैं या वस्तु बोलेंगे। निर्गत वस्तु के विक्रेता और क्रेता फैले हुए होते हैं, मतलब विक्रेता और क्रेता पूरा मार्केट में फैला हुआ होता है, तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी पूरा फ्री कंपटीशन पाई जाती है। फ्री एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कोई हर एक क्या कहता है? हर एक क्रेता और विक्रेता कोई भी चीज को खरीद सकता है, बेच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? बाजार हो जाएगा। बाजार का डेफिनेशन आप तो आराम से लिख सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, तो मतलब प्रतिस्पर्धा ऐसा बाजार जिसमें प्रतिस्पर्धा ना हो। समझ गए? अब चैप्टर का मतलब समझ गए ना? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, ऐसा बाजार जिसमें कंपटीशन हो ही ना। तो अब सोचिए कौन सा बाजार में कंपटीशन नहीं होगा, यानी कौन सा मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा। अगर मार्केट में क्रेता विक्रेता बहुत है तो मतलब एक आदमी का चलेगा, किसी एक आदमी के कंट्रोल में अगर बाजार रहती है तो वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, उसी का चलेगा। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार जो होता है, एकाधिकार बाजार को आप बोल सकते हैं। ठीक है, एकाधिकार बाजार आप बोल सकते हैं कि एकाधिकार बाजार जो होता है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार होता है। मतलब उसमें एकाधिकार बाजार में किसी एक का अधिकार होता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। रहित का मतलब के बिना, यानी प्रतिस्पर्धा के बिना वो बाजार होता है एकाधिकार बाजार। ठीक है, अब चलिए मेन टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। पूर्ण बाजार यानी फुल मार्केट क्या होता है? तो इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी पूर्ण बाजार यानी पूर्ण। अब देखिए फुल
कोई भी चीज़ को फुल क्या करते, कोई डब्बा को अगर आप फुल करते तो पूरा फुल हो जाता ना, न कि खाली रहता, पूरा एकदम फुल हो जाता। तो फुल बाजार में क्या हो जाएगा, फुल मार्केट में फुल क्रेता और विक्रेता होंगे, फुल बायर और सेलर होंगे। मतलब टोटल नंबर जितना पॉसिबल है, जितना ज़्यादा पॉसिबल है, क्रेता और विक्रेता वहाँ उपस्थित होंगे। तो इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है, यानी पूर्ण बाजार में वस्तु का मूल्य जो होगा वो एक ही होगा, कोई दलाली वाला मार्केट नहीं है ये पूर्ण बाजार, ठीक है। फॉर्म को बाजार में प्रवेश तथा बाहर होने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म अगर चाहेगा, आपको भी, ये आपका अगर कोई फॉर्म है तो आप अपने फॉर्म को बाजार में लेके बैठा सकते हैं, वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और वस्तु बेच करके पैसा कमा सकते हैं, और आप निकल भी सकते हैं अगर आपको वहां घाटा हो जाए। वही बात करें कि फॉर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है और बाहर भी जा सकती है, इस पर स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई रोक नहीं होता, कोई बैरियर लगा हुआ नहीं होता है, ठीक है। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता और विक्रेता को कोई ठग नहीं सकता, कोई दलाली वाला मार्केट हो नहीं सकता, क्योंकि क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर जो है सारा चीज उनको मालूम रहता है, सारा चीज उनको पहले से मालूम रहता है। कोई भी आदमी, कोई भी क्रेता या फिर कोई भी विक्रेता पार्टिकुलरली उसको टच नहीं कर सकता, यानी पार्टिकुलरली उनके साथ अलग कीमत नहीं ले सकता है, यानी अलग ज्यादा बढ़ा करके कोई भी चीज का, वस्तु का कीमत नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि वो सारा चीज का ज्ञान होता है। अगर पता ज्ञान होगा तो पता रहेगा ना, अगर 10 रुपया अगर कहीं ज्यादा मांग लिया तो बोलेगा कि वहां इतना रुपया में बिक रहा है, तुम इतना रुपया में दे रहा, मतलब उसको सब चीज पता है। क्रेता और विक्रेता को संपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। और पूर्ण बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। अब देखिए पूर्ण बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई क्यों ना जाए, क्योंकि क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा होते हैं, सब कोई चालाकी होता है, कोई मतलब एक तरह से अनजान नहीं होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है तो चालाकी होगा ना, कोई मतलब उसको ठग पाएगा नहीं ठग पाएगा, उसको एक तरह से नहीं मतलब उसको ब्लैकमेल कर पाएगा, या फिर ब्लैकमेल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है, मतलब उसको एक तरह से ज्यादा पैसा में कोई भी कम वस्तु नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यह प्रकार का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यानी फुल्ली एक तरह से कंपटीशन पाई जाती है पूर्ण बाजार में, फुल मार्केट में। फुल मार्केट समझ गए क्या होता है। अब चलिए अपूर्ण मार्केट यानी अपूर्ण बाजार क्या होता है, इम्परफेक्ट मार्केट जिसको बोलते हैं। तो इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अगर देखा जाए पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं है, फुल नहीं है। तो फुल नहीं होगा तो कोई भी, मान चलिए कोई डब्बा है, उसमें अगर बोला जाए आपको कि ये अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है, ये मतलब इम्परफेक्ट है। क्या है, इम्परफेक्ट है, मतलब पूरा फुल नहीं है, तो आप वहां क्या समझेंगे कि मतलब कम मात्रा में वस्तु उस डब्बे में रखी गई है, ठीक है, यही समझेंगे ना। तो अपूर्ण बाजार में क्या होगा, कम मात्रा में कम संख्या में क्रेता और विक्रेता होंगे। मात्रा में वस्तु को मापी जाती है, आदमी को मात्रा में नहीं गिनिएगा, ठीक है। तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम होती है अपूर्ण बाजार में, जिसको इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल उल्टा, पूर्ण बाजार का बिल्कुल उल्टा, पूर्ण बाजार का बिल्कुल उल्टा होता है। वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं। अब देखिए ये दलाली वाला मार्केट हो गया ना, एक ही वस्तु है और वस्तु का मूल्य अलग अलग है। तो यहाँ एक प्रकार का मतलब हो सकता है वो क्योंकि देखिए ज्ञान नहीं होता ना, बाजार को क्रेता तथा विक्रेता को पूर्ण ज्ञान नहीं होता बाजार का। अगर ज्ञान मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन सा वस्तु का दाम कितना है, तो कहीं कोई दुकानदार ज्यादा ले लेगा, कहीं कम ले लेगा, मतलब कहीं वस्तु का मूल्य अलग ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। वही बात करिए कि वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग, क्योंकि सब अगर आप मार्केट में जाइएगा अपूर्ण बाजार में, तो आप वहां तो आपको पता नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है नहीं। अलग अलग दुकान में जाएंगे, अलग अलग आपको प्राइस मिलेगा, अलग अलग कीमत का वस्तु सामान मिलेगा। तो मूल्य में क्या होते हैं, वैरायटी होती है, यानी अलग अलग होते हैं। तथा फर्मों का बाजार में प्रवेश तथा बाहर आने की स्वतंत्रता नहीं होती। जस्ट उल्टा कर दीजिए, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट होता है पूर्ण बाजार, यानी अपूर्ण बाजार का किसका उल्टा, पूर्ण बाजार का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है अपूर्ण बाजार में, ठीक है। तो ये होते हैं। तथा फर्मों का बाजार में प्रवेश तथा बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि इसमें फर्म बाजार में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। कोई इसमें रोक ठोक नहीं होता, कोई बैरियर लगा हुआ नहीं होता। और अपूर्ण बाजार में कोई भी फर्म अपने मन से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो अपूर्ण बाजार कहलाता है। समझ गए पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है। देखिए नोट कीजिएगा, नोट अगर नहीं करते तो फिर ये हमको बकने की भी मेरा जो एक तरह से बोलने का एक मेहनत है वो फिर बर्बाद चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ के अगर छोड़ देते हैं, नोट नहीं बनाते, तो फिर भूल जाएंगे ना, माइंड वोलेटाइल। सोचिए एक हफ्ता पहले आपने क्या पढ़ा था, कॉपी में याद है नहीं है, इसलिए आपको नोट करना बहुत जरूरी है। देखिए एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एकाधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, एक का अधिकार। अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, आपका हक। एक का अधिकार, एक का चलेगा, किसी दूसरे का नहीं चलेगा, एक ही का चलेगा। उसको क्या बोलते हैं, एकाधिकार। किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म, पार्टिकुलर
कमिटी पार्टिकुलर गवर्नमेंट की अगर पकड़ होती है एक मार्केट में, उसी के अनुसार अगर बाजार चलती है तो वो क्या कहलाएगा, एकाधिकार बाजार कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इसको बोलते हैं। तो इसमें कंपटीशन चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक ही का अधिकार है, दूसरा फॉर्म आएगा ही नहीं। कंपटीशन कब चलता है, तो जब दो फॉर्म होता है मार्केट में, दो फॉर्म आपस में कंपटीशन करते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, हम वस्तु का दाम को घटा देंगे। दूसरा फॉर्म कहता है कि नहीं, हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, हम और वस्तु का दाम को घटा देंगे। तो वहां क्या हो जाएगा, वस्तु का एक तरह से दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। अब सोचिए, जिसमें एक ही उत्पादक हो, एक ही फॉर्म हो, वहां कौन सा कंपटीशन चलेगा, उसी का दादागिरी चलेगा, तो वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो एकाधिकार बाजार में एक का अधिकार होता है, जिसमें केवल एक उत्पादक या फिर एक फॉर्म, एक विक्रेता तथा विक्रेता या उत्पादक वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है, पूरा कंट्रोल रखता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, एकाधिकार बोलेंगे। एक का मतलब एक, अधिकार मतलब अधिकार, एक का अधिकार, दोनों को मिलाकर के एकाधिकार हो गया। एक एकाधिकार में एक का अधिकार होगा, चाहे वो सरकार हो या फिर सहकारी कमेटी हो या फिर कोई उत्पादक हो, कोई फॉर्म हो या फिर कोई नया कमेटी हो। ठीक है, उसका एक का अधिकार रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकार बाजार में वस्तु की स्थानापन्न, यानी वस्तु की स्थानापन्न किसको बोलते हैं। देखिए, एक ही वस्तु को अलग अलग, ये मतलब जैसे कि एक ही वस्तु, जैसे कि एक ही वस्तु जो दूसरे कंपनी का होता है, उसी को मतलब क्या बोलेंगे, स्थानापन्न वस्तु बोलेंगे। जैसे कि कार जो होती है, कार होती है तो एक कंपनी का कार थोड़ा ना होता है, टेस्ला कंपनी का कार होता है, और भी बहुत सब कंपनी का बहुत सब कंपनी है इंडिया में जो क्या कहता है, कार मतलब बेचती है, कार का उत्पादन करती है, कार को बनाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये अब देखिए स्थानापन्न। अब सिंपल सी बात अगर आपको समझा जाए, आपके घर में क्या है, चीनी है, शुगर, ठीक है, और आपका क्या है, चीनी शुगर है और शक्कर है। शक्कर समझते हैं, दोनों मीठा ही होता है, दोनों का काम मीठा होता है। तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, स्थानापन्न कहलाएगा। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु मतलब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। वैसी दो वस्तु आपस में स्थानापन्न कहलाएगा। एक वस्तु को नहीं कहेंगे, जैसे कि कॉफी और चाय, दोनों स्थानापन्न वस्तु होगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो एकाधिकार बाजार में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तु कैसे उपलब्ध होगा, एक ही फॉर्म है तो एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा ना, दूसरा फॉर्म है ही नहीं तो वो वस्तु का कहां से उत्पादन किया, दूसरा फॉर्म वहां जाकर के उसका दूसरा वर्जन बनाया ही नहीं, तो वहां दूसरा वस्तु तो आएगा ही नहीं। और स्थानापन्न वस्तु कब होती है, दो वस्तु को आपस में बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, नहीं होती है, तथा बाजार में फॉर्मों का प्रवेश पर भी रोक होता है। ठीक है, एक का अधिकार चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, तो यहाँ एक ही का अधिकार है, एक ही का पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल वही रखता है। कैसे किसी दूसरे फॉर्म को आने देगा, अगर कोई दूसरा फॉर्म प्रवेश कर जाएगा तो उसका भट्टी नहीं बढ़ जाएगा, उसका कमाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, क्या होती है, जीरो होती है। मांग की लोच क्या होता है, ये आपको मैंने अच्छा तरह से लागत में पढ़ाया है, चैप्टर 3 में पढ़ाया है। आप लोग अगर याद पढ़े होंगे दिल से तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, शून्य होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति होती है, जैसे सरकार के फॉर्म, सहकारी विभाग, इंडियन रेलवे सेवा, मार्केट सेवा आदि देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार बाजार के बारे में अगर बात की जाए, यानी ओलिगोपोली मार्केट जिसको बोलते हैं, अल्पाधिकार बाजार, तो यह वह बाजार है जिसमें वस्तु विशेष के उत्पादों या विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अल्पाधिकार बाजार यानी अल्प मात्रा में क्रेता और विक्रेता वहां उपलब्ध होंगे, यानी जिसमें क्या हो जाएगा, उत्पादों या विक्रेताओं की संख्या कम होगी, अल्प मात्रा में होगी, उसको बोलेंगे ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार बाजार। तथा वे एक दूसरे की कार्यवाही को प्रभावित करते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमत में ज्यादा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। फर्मों का प्रवेश बाजार में बहिर्गमन कठिन होता है। प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है मतलब आ सकता है, जा सकता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। और विज्ञापन यानी एड्स तथा बिक्री बढ़ाने की क्रिया अधिक होती है। ठीक है, तो अल्पाधिकार बाजार में यह विशेषता होती है कि बहिर्गमन कोई भी फॉर्म कर सकता है और प्रवेश भी कर सकता है, लेकिन बहुत कठिन कार्य है। कोई भी अगर फॉर्म आएगा तो उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आता है तो आना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्पाधिकार बाजार में कम क्रेता होगा, कम विक्रेता होगा, तो कम सामान का उत्पादन होगा, कम कमाई होगा। ठीक है, तो वह एक तरह से कठिन कार्य हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा मजदूर होगा तो मजदूरों को ज्यादा मतलब लागत भी नहीं, एक तरह से उन लोगों को श्रमिक जो पारिश्रमिक होता है वो भी नहीं दिया जाएगा। तो वहां एक तरह से कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है फर्मों को। ठीक है, तो अल्पाधिकार बाजार सिंपल सी बात है, अल्प मात्रा में क्रेता और विक्रेता या फिर अल्प मात्रा में उत्पादक होते हैं, अल्प मात्रा में वस्तुओं या फिर विक्रेताओं की संख्या होती है, उसी को बोलेंगे अल्पाधिकार बाजार। ठीक है, इसमें क्या होती है, कीमत में ज्यादा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। कीमतों में, वस्तु की कीमत में ज्यादा वेरायटी नहीं होती है, ज्यादा कीमत विभिन्नता नहीं पाई जाती है। और एड्स यानी विज्ञापन जो होता था, बिक्री बढ़ाने की प्रक्रिया अधिक होती है। आप अभी क्लास कर रहे हैं तो हो सके कोई ऐप का एड्स आ गया होगा, प्रचार आ गया होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एड्स। कोई वस्तु का प्रचार करना टीवी चैनल में किसी के भी
माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वही क्या होता है, एड्स यानी विज्ञापन। ठीक है, तो एड्स और जो होता है एड्स यानी, एड्स बीमारी मत समझिएगा, एड्स ये होता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स एक बीमारी होता है जिसको, जो HIV के कारण होता है, ये एडीएस एड्स से होता है। ठीक है, ये एड यानी एडवर्टाइजमेंट इसको बोलते हैं। एड्स एड्स हम चिल्ला रहे हैं, आप लोग कुछ और न समझ जाइए। ठीक है, तो विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक होती है। अल्पाधिकार बाजार आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट आपका द्विअधिकार बाजार। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। अधिकार मतलब क्या होता है, पूरा एकदम हक, यानी दो आदमी का हक होगा, दो यूनिट, दो उत्पादक या फिर दो विक्रेता, दो या फिर फर्म का अगर हक होगा जिस बाजार में, उसी को बोलेंगे द्विअधिकार बाजार। यानी किसी दो आदमी का, किसी दो फर्म का, द्वि का मतलब दो, अधिकार मतलब अधिकार, किसी दो फर्म, किसी दो उत्पादक का अधिकार अगर जिस बाजार में होगा उसी को बोलेंगे द्विअधिकार बाजार, यानी बाइनरी मार्केट। तो इस बाजार में वस्तु के केवल दो ही उत्पादक होते हैं। कितने होते हैं, दो ही उत्पादक होते हैं, होता है ना। द्विअधिकार बाजार में दो फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म आपस में रहेगा कि किसी तीसरे फॉर्म को आने नहीं देना है, किसी तीसरे फॉर्म को यहाँ बाजार में प्रवेश नहीं करने देना है, और हम ही दोनों मिलकर के ये बाजार के राजा हैं, मालिक हैं। हम ही दोनों मिलकर के वस्तु का उत्पादन करेंगे और हम ही दोनों मिलकर के वस्तु को बेचेंगे। जितना अगर किस वस्तु का दाम को घटाना है, बढ़ाना है, वो भी हम ही दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका द्विअधिकार बाजार, यानी बाइनरी मार्केट। ठीक है, दोनों एक ही वस्तुएं बेचते हैं, एक ही वस्तु को बेचेगा, दोनों उत्पादकों की वस्तुएं पराये एक रूप के होते हैं, एक ही रूप का होता है, कोई नहीं चाहेगा दोनों क्योंकि मिलके काम करता है ना दोनों, द्विअधिकार। तो द्विअधिकार में दोनों मिलके काम करता है। कोई एक चाहेगा कि हम ज्यादा वस्तु को, कोई अगर कहेगा कि नहीं कोई वस्तु का क्वालिटी को हम बढ़ाएंगे, तो दूसरा भी बढ़ा देगा। तो मतलब वस्तु में एकरूपता पाई जाती है, वस्तु एक जैसा दिखता है, एक क्वालिटी जैसा होता है। ठीक है, दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं, यानी दोनों फ्री होता है, कोई किसी को प्रेशर नहीं डाल सकता है। ये नहीं कि आप वस्तु का कम उत्पादन कीजिए, हम कम कर रहे हैं, आप ज्यादा कीजिए, आप ज्यादा कीजिए, हम कम कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब प्रेशर नहीं होता। मतलब दोनों मिलजुल करके काम करता है, ये नहीं होता है चलो मतलब दोनों मिल करके खाएंगे, दोनों मिल करके खाएंगे। ठीक है, मतलब कोई कम खा लिया फिर कोई ज्यादा खा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों खाएंगे। ठीक है, यही हो जाएगा एक तरह से। मतलब आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई चीज खाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लास छोड़ के खाने नहीं चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो कार्य में स्वतंत्र होते हैं तथा दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। अब देखिए बाजार में जो वस्तुएं बनेगी, फाइनली वो जाकर के जो उत्पादक, जो आपका उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर है, उसके पास जाएगा, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो थोड़ा बहुत जहां डिफरेंस होगा तो वहीं तो प्रतियोगिता आ गया, कंपटीशन तो आ गया। जहां डिफरेंस की बात की जाती है तो वहां प्रतियोगिता हो जाएगा ना। तो द्विअधिकार बाजार आप समझ गए क्या होता है, बाइनरी मार्केट। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता होती है, इसको आप डिफाइन कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो पहली विशेषता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, बाजार का पूर्ण ज्ञान, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, फुल कंपटीशन। फुल कंपटीशन कहां चलता है, जहां सब लोग एकदम चालाक होते हैं, एकदम एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं, सीमित साधन को पाने की स्थिति में खोए हुए रहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी फुल कंपटीशन मार्केट। तो पहली जो विशेषता है वह है बाजार का पूर्ण ज्ञान। यानी बाजार का पूर्ण ज्ञान कहने का मतलब यह हुआ कि क्रेता और विक्रेता को पूरा बाजार का ज्ञान होता है, यानी कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में, कितना कीमत में बेची जा रही है, कौन उत्पादक का क्वालिटी, कौन उत्पाद का क्वालिटी कैसा है, यानी वस्तु का क्वालिटी कैसा है, ये सारा चीज का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो उत्पादक को पता होता है। ठीक है, यानी क्रेता और विक्रेता को पता होता है। तो बाजार का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण कोई भी विक्रेता और वस्तुओं की बिक्री अधिक कीमत पर नहीं कर सकता। देखिए कोई भी विक्रेता, कोई भी दुकानदार, विक्रेता यानी सेलर यानी बेचने वाला दुकानदार, कोई भी विक्रेता दुकानदार जो है अपने वस्तु को ज्यादा मात्रा में बिक्री नहीं कर सकता, अधिक मात्रा में बिक्री नहीं कर सकता। कैसे ठगेगा, यहाँ तो क्रेता जो खरीदने वाला है उसको पूरा ज्ञान होता है मार्केट का। अगर बोलेगा दुकानदार भूले से कि नहीं ये वस्तु का 20 रुपया नहीं 30 रुपया दाम है, तो ये क्रेता क्या बोलेगा, हमको पूरा जानकारी है, हमको ये फलना दुकान में इतना रुपया दे रहा है, फलना मार्केट में फलना जो उत्पादक है, फलना जो फॉर्म है, फैक्ट्री है, वहां इतना रुपया में दे रहा है, और आप 20 रुपया की जगह 30 रुपया बोल रहे हैं। तो वहां मतलब पूरा ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेता को। तो इसलिए कोई भी वस्तु को विक्रेता अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता है, यानी सारा चीज ज्ञान होता है, कोई किसी को ठग नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है समरूप वस्तुओं का उत्पादन। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि समरूप वस्तु, समरूप का मतलब होता है एक रूप, यानी सम मतलब बराबर,
सम का मतलब समझ देना, सम मतलब सम संख्या इवन नंबर। आप पढ़िए, अब देखिए सम संख्या इवन नंबर, 2 क्या है इवन नंबर है, 4 क्या है इवन नंबर है। सम मतलब ये सब क्या आपस में बराबर है, 2 से भाग देंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा, 2 से भाग देंगे 2 बराबर भागों में बटेगा, ठीक। मतलब 2 से जो कट जाए 2 बराबर भागों में जो बढ़ जाए उसी को बोलते हैं सम संख्या। तो उसी से सम मतलब समझते हैं, सम मतलब बराबर, रूप मतलब यानी जो रूप आपका ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, यानी एक जैसा स्ट्रक्चर, एक जैसा रूप। तो समरूप वस्तु, एक जैसा वस्तु जो दिखने वाला होता है उसी का उत्पादन होता है, यानी एक ही क्वालिटी जैसा एक ही होगा, साइज भी एक ही होगा, समरूप वस्तुओं का उत्पादन। तो इस बाजार में लगभग एक ही प्रकार की, एक ही आकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं के रंग, गुण यानी क्वालिटी, यानी जो आपका कलर, क्वालिटी या फिर साइज, आकृति जिसको बोलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं पाई जाती है। तीसरा अगर क्वालिटी देखा जाए, क्रेता और विक्रेता की संख्या बड़ी होती है, यानी बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं क्रेता और विक्रेता, यानी बायर और सेलर जो है बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं होती। चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। कोई भी फर्म बाजार में आ सकता है, कोई भी फर्म बाजार से जा सकता है, स्वतंत्र यानी प्रवेश कर सकता है, एंट्री कर सकता है और आउट हो सकता है। क्योंकि कोई भी फर्म अपने अगर देखेगा कोई भी फर्म की नहीं, वो मार्केट में हम एंट्री करेंगे और वहां जाकर के वस्तु का उत्पादन करेंगे। अगर वो वस्तु का उत्पादन करेगा, वस्तु अगर ज्यादा उत्पादन करेगा, उसको अगर फायदा हुआ तो वो रहेगा, वो अपना फर्म लेके मार्केट में वस्तु का उत्पादन करेगा और पैसा कमाएगा। अगर घाटा लग गया तो वो वहां से बहिर्गमन भी हो सकता है, मतलब निकल भी सकता है। पांचवा जो करे वो विशेषता है वो है विक्रय लागतों का अभाव। इसमें क्या होता है, विक्रय लागत का अभाव होता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है, हम लोगों ने टोटल 5 पॉइंट में पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, एकाधिकार बाजार की विशेषता। एकाधिकार तो आप समझते हैं, एक का अधिकार, कितना बार मैंने बताया आपको, एक का अधिकार, एकाधिकार, एक का अधिकार, एकाधिकार, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार की क्या विशेषता होगी, एकाधिकार बाजार में आप सोचिए, एक ही आदमी का अगर चलेगा, एक ही आदमी का दादागिरी चलेगा, तो वो चाहेगा ना कि हम पूरा वस्तु का उत्पादन करेंगे, हम ही वस्तु को बनाएंगे, हम ही वस्तु को मार्केट में बेचेंगे, मतलब सारा चीज अपने लिए करेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा, किसी दूसरे फॉर्म को एंट्री करने नहीं देगा, किसी तीसरे आदमी को वहां इंटरफेयर करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार की विशेषता अगर देखी जाए तो पहला पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि बाजार में एक ही उत्पादक होता है, बिल्कुल एक का एक अधिकार। तो यहां तो नाम से ही पता चलता है, ये लाइन को आप लिख सकते हैं ना, नाम से ही पता चलता है। बाजार में एक ही उत्पादक होता है या केवल एक ही विक्रेता होते हैं जो वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। बाजार में केवल एक फर्म होता है जिसका वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है, यानी जो गुड्स होगा, जो सप्लाई किया जाएगा, जो भी वस्तु का सप्लाई होगा मार्केट में, उस पर पूरा कंट्रोल रखिएगा कि कितना वस्तु का सप्लाई करना है, कितना वस्तु का सप्लाई कितना टाइम में, कितना 1 महीना के अंदर कितना वस्तु का सप्लाई करना है, 1.5 महीना के अंदर कितना वस्तु का सप्लाई करना है, यानी पूर्ति करना है मार्केट में। ये सारा चीज का जो कंट्रोल होगा, रिमोट जो होगा, वो एक बाजार का एक फॉर्म के पास होगा, एक उत्पादक के पास, एक विक्रेता के पास होगा, क्योंकि दादागिरी चल रहा है इसमें ना, यानी एकाधिकार बाजार में किसी एक का अधिकार होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट अगर हम लोग लिख सकते हैं तो एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। इसमें वस्तु की जो डिमांड की जो लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, वो वस्तु की क्या होती है, शून्य यानी 0 के बराबर होती है। चौथा पॉइंट देखा जाए तो एकाधिकार एक फर्मों का समूह, सरकार या सहकारी हो सकते हैं। देखिए सरकार या सरकारी नहीं होगा, या सहकारी होगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ, सहकारी होगा यहाँ, ठीक है। तो एकाधिकार के रूप में कौन हो सकता है, यानी कोई एक आदमी अगर बाजार में अधिकार जमाएगा तो वह अधिकार जमाने वाला कौन कौन हो सकता है, वो एक मतलब फॉर्म का मालिक भी हो सकता है, या फिर कोई एक बहुत बड़ा फॉर्म का ग्रुप यानी समूह हो सकता है, सब मिल करके एक ग्रुप बनाएगा और वो एक ग्रुप पूरा मार्केट में कंट्रोल कर लेगा, वो भी एक तरह से एकाधिकार बाजार कहलाएगा। एक सरकार यानी गवर्नमेंट हो सकती है, फिर सहकारी जो कमेटी होती है, यानी सहकारी कमेटी भी किसी मार्केट में कंट्रोल कर सकती है, किसी मार्केट को अपना नियंत्रण में ले सकती है। तो ये लोग क्या कर सकता है, मतलब एक तरह से एक अधिकार जमा सकता है, अपने मार्केट को अपने कंट्रोल में कर सकता है, ठीक है, यानी एक तरह से एकाधिकार के रूप में अधिकार जमाने वाला ये लोग हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अल्पाधिकार बाजार की विशेषता, आपको पढ़ना है। अल्पाधिकार मैंने आपको जस्ट अभी बताया चिल्ला चिल्ला करके पूरा, कि अल्पाधिकार बाजार में अल्प मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, ठीक है। तो अल्प मात्रा में क्रेता और विक्रेता होगा तो आप वहां सोच दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या कोई भी फॉर्म वहां जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा क्रेता नहीं है, ज्यादा विक्रेता नहीं है, तो ज्यादा वस्तु नहीं बेचेगा, ज्यादा वस्तु नहीं बेच पाएगा, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा, तो कोई भी फॉर्म वहां जाना चाहेगा नहीं, कठिन कार्य है उसके लिए, एक तरह से उनके लिए चैलेंज है। कोई भी फॉर्म वहां से निकलने पाएगा नहीं, बहुत ज्यादा कर्ज होगा उसके पास, कभी वस्तु नहीं बिक रहा, कभी फॉर्म क्या कहते हैं मजदूर नहीं आ रहे हैं, तो उनके बहुत एंट्री करना और मतलब आउट ऑफ यानी बाहर जाना और मार्केट के अंदर प्रवेश करना और आउट यानी बहिर्गमन करना उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। तो पहली विशेषता लिख दीजिए एड्स यानी एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार विज्ञापन, ठीक है, का महत्व। अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन का लागत अधिक महत्व होता है। परस्पर निर्भरता यानी अल्पाधिकार बाजार में फर्मों द्वारा
निर्णय करने में परस्पर निर्भरता होती है। यानी देखिए इसमें जो होता है फॉर्म जो होता है अल्पाधिकार बाजार में 2-4 फॉर्म होता है, ज़्यादा फॉर्म नहीं होता। तो वो लोग जो आपस में डिसीजन लेते हैं ना, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी हर फॉर्म में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उठा के वो लोग सोचते हैं कि कोई भी वस्तु का अगर मूल्य घटेगा तो सब फॉर्म मिला करके घटाएगा, सब फॉर्म आपस में मिल करके, जो फॉर्म का मालिक होगा, जो फैक्ट्री का कंपनी का जो मालिक होगा, वो लोग आपस में मिल करके डिसीजन करेगा कि ये प्रोडक्ट है, ये वस्तु का दाम घटनी चाहिए। मतलब मिलजुल करके एक दूसरे पर निर्भर रहता है कि कौन वस्तु का दाम घटाएगा, कौन वस्तु का दाम बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक फॉर्म अगर किसी वस्तु का दाम को घटा देता है तो वहाँ जो बाकी जो बचा फॉर्म है, तो वो बाकी बचा फॉर्म के जो मालिक है वो लोग पूरा चिल्ला उठा पड़ेगा, चिल्ला पूरा एकदम एक तरह से कहेगा कि आप क्यों घटा दिए, अब मेरा वस्तु नहीं बिक रहा, आप दाम घटा दिए, अब मार्केट में अब जो खरीदने वाला है उनको क्या लगेगा, हम लोग उनको ठग रहे हैं, तो आप क्यों घटा दिए। मतलब ये लोग जो होता है एक तरह से आपस में मिलजुल करके हर एक काम को करते हैं अल्पाधिकार बाजार में। विक्रेताओं की संख्या कम होती है, बिल्कुल मैंने आपको उसी टाइम बताया अल्पाधिकार बाजार की जब एक तरह से डिफिनेशन चल रही थी। अब देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो अवसर संप्राप्ति, देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद यानी वस्तु अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको बोलते हैं, आपको डिफिनेशन पढ़ाया गया, मैं एक चीज को बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, पूरा एकदम एक तरह से एक चीज को बार बार डिफाइन करना भी मेरे लिए सही नहीं होता है। देखिए अब देखिए यहाँ आपको औसत संप्राप्ति निकालना है, यानी एवरेज रेवेन्यू AR जिसको बोलते हैं। तो औसत संप्राप्ति TR बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कितनी मात्रा में वस्तु का जो मात्रा है, कितना मात्रा में कितना संख्या में वस्तु का निर्माण किया गया, उसकी संख्या से भाग दे देंगे कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू में, तो वहाँ AR यानी एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तु की बाजार कीमत, यानी वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार फॉर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फॉर्म के लिए बाजार मांग वक्र की औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। यदि सीमांत संप्राप्ति का मूल्य औसत संप्राप्ति के मूल्य से कम हो तो औसत संप्राप्ति की वक्र नीचे की ओर जाता है। अब देखिए ये ग्राफ से रिलेटेड है, आपको ग्राफ देखना पड़ेगा तभी ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एकाधिकार के संतुलन को उस बिंदु से परिभाषित किया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत आपस में बराबर हो। यानी एकाधिकार के संतुलन को उस बिंदु पर एकाधिकार बाजार कब संतुलित होगा, यानी एकाधिकार जो होगा, एकाधिकार बाजार कब संतुलन में आएगा, जब सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू MR जिसको बोलते हैं और मार्जिनल लागत मार्जिनल कॉस्ट यानी MC जिसको बोलते हैं, यानी सीमांत लागत, ये दोनों MR बराबर MC हो जाएगा, तब एकाधिकार बाजार जो होगा वो संतुलित अवस्था में आएगा। तब ये अब क्या किया जाएगा, वह एकाधिकार बाजार की संतुलन को उस बिंदु पर डिफाइन किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, किस बिंदु पर, जहां MR और MC बराबर होगा, यानी MR बराबर MC, यानी सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत लागत, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तथा सीमांत लागत वृद्धि की स्थिति में होती है, यह बिंदु उत्पादन की संतुलन मात्रा को बतलाती है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको कवर करना है। तो चैप्टर 6 आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका वेस्ट अर्थशास्त्र का जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका वेस्ट अर्थशास्त्र का जो जितना चैप्टर है वो सारा चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया। मतलब वेस्ट अर्थशास्त्र हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए ये सब चीजें बार बार बोलने से हमको भी ठीक नहीं लगता, आप लोग कर दीजिए बिना बोले। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या आपके हम लोगों ने पढ़ा औसत संप्राप्ति क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार की क्या विशेषता है, एकाधिकार बाजार की क्या विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है, द्विअधिकार बाजार क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, एकाधिकार बाजार किसको बोलते हैं, अपूर्ण बाजार क्या होता है, पूर्ण बाजार क्या होता है, बाजार किसको बोलते हैं, रहित और प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज को हम लोगों ने पढ़ा। तो चैप्टर 6 वेस्ट अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 का यानी लास्ट चैप्टर जो आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैं फिर से आपको बधाई दे रहा हूं। और आपका बहुत जल्द ही विदिन 7 डेज आपका सेमेस्टर अर्थशास्त्र स्टार्ट होने जा रहा है। और सेमेस्टर अर्थशास्त्र काफी इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि सेमेस्टर अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे GDP, NNP, GNP, ये सब क्या होता है, इसको पूरा डीपली के साथ हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।